Good evening, students. How are you all? Why only few students are there? बाकी सब celebrate कर रहे हैं. Yes, students. Anuj, Avigna, Maitreya. Where are others? बाकी सब कहाँ हैं? अच्छा, think so. All right. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. We'll quickly start with our science one. So last time हमने क्या किया था? Anybody? Yes. Last time हमने ये part किया था, right? Yes. Factors affecting rate of chemical reaction. किया था नहीं किया था? Yes, no, no, yes. Yes. Okay. तो हमने देखा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. हमारे रिएक्टेंट्स का नेचर कैसे होता है अगर वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है. तो नेचर ऑफ मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस. क्या डिफरेंस बनाता है वो केमिकल रिएक्शन में. उसके बाद हमने साइज ऑफ पार्टिकल का एग्जाम्पल लिया था. उसमें देखा था कि जितनी छोटे पार्टिकल्स उतना जल्दी रिएक्शन, जितने बड़े पार्टिकल्स उतना स्लो रिएक्शन. करेक्ट. तो हमने शाहबाद के टाइल के और शाहबाद की पाउडर के इससे हमने ये एग्जाम्पल किया था. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है या फिर वो डाइल्यूटेड है पानी के साथ, ओके, या फिर आपका प्योर सब्सटेंस है. अगर जितना प्योर रहेगा उतना बहुत फास्ट रिएक्शन होगा. अगर हमको रिएक्शन रेट को थोड़ा स्लो करना है तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं. ओके. इसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर. अलग अलग टेम्परेचर पे किस तरह से हमारा रिएक्शन एक चेंजेस बताता है. जैसे कि लाइम वाटर का मिल्की बन जाना हीट देने के बाद. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कौन सा सब्सटेंस होता है, क्या होता है. ओके. कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्टेंट को सपोर्ट करना. द सब्सटेंस whose presence the rate of chemical reaction changes, जिसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन चेंज होता है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट. खुद में बदलाव ना लाते हुए केमिकल रिएक्शन में बदलाव लाना उसे कैटलिस्ट कहते हैं. ओके. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक स्टूडेंट्स? यहाँ पे नथिंग लाइक डाउट्स. ओके मैत्रेया, ठीक है. सो कमिंग ओवर हियर, ये पार्ट स्टूडेंट्स है क्या कि ओमिटेड है आपके सिलेबस में से? ये पार्ट है आपका सिलेबस में या ओमिटेड है स्टूडेंट्स? बोलो. देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास, नोबडी इज सेइंग अ वर्ड. Students, am I audible? मैत्रेय, अविघ्न, अनुज, धीरज, हर्ष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस. तो बताओ, इज दिस ओमिटेड या इट इज देयर इन योर सिलेबस? ये पिंक वाला पार्ट लिटरली नो आइडिया. चलो वो भी ठीक है. सो विल गो थ्रू इट. ठीक है. वन और मोर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एवरी केमिकल चेंज. हमने जितने रिएक्शंस देखे हैं यहाँ पे ये तो मेन केमिकल रिएक्शन है. इसके अलावा आपके केमिकल चेंज में और भी छोटे छोटे रिएक्शन होते रहते हैं. ठीक है. उसके बाद सम केमिकल रिएक्शंस ऑकर एट अ फास्ट स्पीड whereas some occur at a slow speed. डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स जो अभी हमने पढ़े थे लास्ट सेशन में, इन फैक्टर्स पे आधारित आपके केमिकल रिएक्शंस जो है वो स्पीड फास्ट करेंगे या स्लो स्पीड में रिएक्ट करेंगे. इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जैसे रिएक्ट करेंगे. जितना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा इनका क्विक रिएक्शन होगा, इंस्टेंटेनियसली. इंस्टेंटेनियसली मतलब बहुत ही जल्दी.
इन आवर बॉडी एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. हमारी बॉडी में एंजाइम्स है. कैन यू ऑल नेम अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन आवर बॉडी? डाइजेशन. स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम है? पैंक्रियाज में कौन सा एंजाइम है? डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम सिक्रेट किया जाता है? यस स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था. कौन सा एंजाइम होता है पैंक्रियाज में? नोबडी नोज. कोई तो जूस होता है. यस, कौन सा जूस होता है स्टूडेंट्स? बाइल जूस का नाम सुना है? इसके बाद आप लोगों ने ये टाइपोसिनोजन, उसके बाद इलास्टेज, है ना, पैंक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियेज, ये सभी नाम सुने हैं साइंस 2 में. ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट सिक्रीट करती है. ओके, सो पेरिशेबल फूड स्टफ्स प्रिजर्व लॉन्गर इन रेफ्रिजरेटर. तो अभी आपकी जो खराब होने वाले फूड होते हैं इसे हम फ्रिज में स्टोर करते हैं ताकि काफी लंबे समय तक चलते रहे. The rate of decomposition of foodstuffs get lowered due to low temperature and freshness is maintained. Okay? रेफ्रिजरेटर में ही क्यों स्टोर करते हैं, ओवन में क्यों स्टोर नहीं करते हैं? क्योंकि ओवन में हीट होती है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी रिएक्ट होते हैं. अगर आपकी ठंडी की सीजन होती है या रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर होते हैं, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है. और जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है तो आपका खाना जो है स्टूडेंट्स वो जल्दी खराब नहीं होता है. ओके, पेरिशेबल मतलब सड़ जाने वाला खाना. ओके, सो इसकी वजह से हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं. वेजिटेबल्स कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन ऑन वाटर. हमने ये भी देखा है कि जो वेजिटेबल्स है हम उसको ऑयल में डालेंगे तो जल्दी से कुक होते हैं. ओके, और पानी में डालेंगे तो उसको बहुत टाइम लगता है बॉईल होने में. All right, the chemical reactions are profitable in chemical factories if their rate is fast. अगर आपकी केमिकल रिएक्शन के रेट फास्ट रहेगा तो ये फैक्ट्री वालों को, जैसे कि मेडिसिन बनाने वालों को, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी लैब्स को बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं. अगर स्लो रहेंगे तो नुकसान पहुंचाते हैं. नुकसान पहुंचाते मतलब उसे टाइम लगेगा. तो वैक्सीन या फिर मेडिसिन या फिर कोई भी चीज़ को बनने में टाइम जाएगा तो उतना स्टूडेंट्स आपको कॉस्ट चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं. ओके, तो अभी अगर हम कोई चीज़ लेने जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल दही लेने जाए जो डेयरी से बना है और अगर हम ऐसा दही लेने जाए जो प्लांट से बना है, ठीक है, उसमें फ़र्क रहता है. डेयरी वाला दही जल्दी जल्दी रिएक्ट होता है और बहुत सस्ते दाम में मिलता है. और प्लांट बेस्ड दही जो होता है, ओके, वो कैसे मिलता है? वो थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि उस प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, सो इसमें ये डिफरेंस होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. जी हाँ, बिल्कुल. हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि ताकि हमारे एनवायरमेंट में इससे कोई नुकसान ना हो. सबसे अहम बात यहाँ पे है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. वहां पे पता है यूरेनियम, थोरियम, ये इतने क्विक रिएक्ट होते हैं, इतने क्विक रिएक्ट होते हैं, कभी कभी उनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में लाना पड़ता है वरना पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और इनके एटॉम्स बहुत क्विकली फैल जाएंगे. तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है इनको केमिकल्स, इनका जो केमिकल रिएक्शन है उनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखना चाहिए. ठीक है, ozone layer in Earth's atmosphere protects the life on the Earth from ultraviolet radiation of the sun. The process of depletion or maintenance of this layer depends upon the rate of production or destruction of ozone molecules. Students, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे सेल मल्टीप्लाई होते हैं वैसे एनवायरनमेंट में भी स्टूडेंट्स आपके ओजोन लेयर जो है वो भी सेल को या वो भी अपने मॉलिक्यूल्स को दुगना बनाते हैं. ठीक है, एवरी टाइम वो रिन्यू करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स. बट स्टूडेंट्स
इनका जो रिन्यू करने का तरीका है और हमारा पोल्यूशन फैलाने का तरीका है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। ओके जिस लेवल पे ये ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में, ओके 1 सेकेंड में अगर ये ओजोन के 4 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे 1 सेकेंड में हम 4 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। ओके तो ये 4 गुना ज्यादा जो पोल्यूशन का रेट है, और ये 4 मॉलिक्यूल जो ओजोन के बन रहे हैं स्टूडेंट्स, O3 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये दोनों भी हैंड इन हैंड नहीं जाते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स हमारे ओजोन लेयर में बड़ा सा होल हुआ था। पर हमारे इस लॉकडाउन के प्रोसेस ने, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ था, एवरीबडी नोज राइट, एंटायर वर्ल्ड वाज अंडर दिस लॉकडाउन प्रोसेस। ओके उसकी वजह से क्या हुआ था स्टूडेंट्स, हमारी जो पोल्यूशन वाली एक्टिविटीज है जैसे कि बाइक, मोटर कार, फैक्ट्रीज चलाना, इंडस्ट्रीज चलाना, ओके और क्या क्या एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स, चीजों को जलाना, ओके फायर क्रैकर्स, उसके बाद ये जो हम मजे के लिए क्रैकर्स वगैरह फोड़ते हैं वो वाले, ये सारी चीजों पे रोकथाम हो गई थी। जब इन सारी चीजों पे रोकथाम हो गई थी तो पोल्यूशन लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि ओजोन को अपने आप को हील करने का मौका मिल गया। वरना ओजोन में इतना बड़ा होल था कि इजीली स्किन कैंसर जैसे डिजीजेस फैल जाते थे, अल्ट्रावायलेट रेस, सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। ओके तो स्टूडेंट्स अभी हमें ध्यान रखना है, इस बार तो हम बच गए, हमारा ओजोन लेयर हील हो गया, ठीक है, पर अभी स्टूडेंट्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे चल के हम इतनी सारी पोल्यूशन वाली चीजें ना यूज करें, स्पेशली आपकी जनरेशन। ओके आपकी जनरेशन ये सारी चीजों से दूर रहे, जितनी सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हो आप उसको रीयूज कीजिए। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस, नो, नो, यस, ठीक है। जैसे कि छोटे डिस्टेंस पे साइकिल से ट्रैवल करना, इवन मैं और हम जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, इवन वी ट्रैवल ऑन अ शॉर्ट डिस्टेंस वाया वॉकिंग, एक वॉक का वॉक भी हो जाता है, या फिर हम साइकिल ले लेते हैं, या फिर हम शेयर ऑटो या ऐसे कुछ ले लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, वी विल सेव आवर फ्यूल एंड वी विल ऑल्सो सेव आवर एनर्जी। ओके तो छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए स्टूडेंट्स प्रेफरेबली वॉक कीजिए, साइकिल ले लीजिए, तो इससे स्टूडेंट्स क्या होता है, आपका पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। एनवायरनमेंट में प्लास्टिक ना डालिए, प्लास्टिक का यूज कम से कम कीजिए। ओके उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लास्टिक को स्टूडेंट्स हजारों साल से भी ऊपर टाइम लगता है डिग्रेड होने में। मैंने एक रिसर्च किया था तो उस पर मैंने फाइंड आउट किया था कि आपका जो सोप होता है ना, सोप जो हम नहाते वक्त यूज करते हैं, सोप, शैम्पूज, इसको ही 100 साल से ऊपर लग जाते हैं डिग्रेड होने में, कंप्लीटली डिग्रेड होने में। तो सोचो प्लास्टिक इज इसका जो मॉलिक्यूल्स इतना स्ट्रांग है, इसका चेन इतना स्ट्रांग है कि इसको हजारों सालों से भी ऊपर लग जाते हैं कंप्लीटली डिग्रेड होने में। ओके पर हम लोग एवरीडे के बेसिस पे इतने प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं कि 1000 साल के पहले ही हमारा अर्थ खत्म हो जाएगा, डिग्रेड होने का मौका ही नहीं दे रहे हम प्लास्टिक को। ओके सो ये सारी चीजों को हमको नहीं होने देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बीच में आप लोगों ने देखा रहेगा फॉरेस्ट फायर्स भी थे, बहुत सारी जगहों पे फॉरेस्ट फायर्स थे, इजंट इट, है ना? आप लोगों ने सुना रहेगा, कैन यू नेम फ्यू प्लेसेस जहाँ पे आपने सुना है फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट फायर्स? कैन यू नेम फ्यू प्लेसेस? हर्ष, मैत्रेय, अनुज, अविघ्ना, धीरज, कौन कौन सी जगहों पे हुए थे फॉरेस्ट फायर्स? किसी को पता नहीं? Nobody knows. कैलिफोर्निया में हुए थे स्टूडेंट्स, टर्की में हुए थे, ग्रीस में हुए थे, इंडिया में ही उड़ीसा में हुए थे, पूरा का पूरा फॉरेस्ट में आग लग गई थी, अमेज़न में हुए थे सबसे बड़े, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, सो मेनी प्लेसेस।
सो इसकी वजह से वी आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट कवरेज। ओके, तो हमें जितना हो सके, यस यू हैव हर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यू आर करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीजें, देयर वर पीपल स्टेइंग नियर बाय, वो गए थे एनिमल्स को रेस्क्यू करने के लिए। मेनी पीपल, किसी किसी ने अपने कपड़े उतार के उनको ऐसे लपेटा है, उनको पानी पिलाया, एंड दिस एनिमल्स वर सो स्कैर्ड। ओके, सोचो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सोचो कितना ग्लोबल पोल्यूशन या कितना ग्लोबल हम लोग वार्मिंग की और तरफ है। अभी रिसेंट इवेंट आप लोगों ने सुना रहेगा स्टूडेंट्स, ड्यू टू ऑल दिस केमिकल रिएक्शन इन द एनवायरमेंट, रिसेंटली ग्रीनलैंड में स्टूडेंट्स बारिश हुई। सुना है आपने ये न्यूज? फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ग्रीनलैंड में बारिश हुई, विच इज नॉट एट ऑल गुड साइन। बारिश मतलब नॉर्मली स्नोफॉल होता है, यहाँ पे पानी की बारिश हुई ग्रीनलैंड में, विच इज नॉट अ गुड साइन, इट इज अ वरीसम सिचुएशन। हमको एवरीडे हिंट मिल रहे हैं कि वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। बीच में पता है हीट वेव भी आया था, कनाडा में टेम्परेचर्स 45 डिग्रीज गए थे, इतना कभी हॉट नहीं हुआ है। इतना तो टेम्परेचर हमारे डेजर्ट कंडीशंस में होते हैं, दुबई उस तरफ। ओके, हमारे नॉर्थ इंडिया में भी पता है हीट वेव आई थी बीच में, सबको हाथ पे रिएक्शंस हुए थे, इजंट इट? So this is nothing but chemical changes occurring in the environment itself. हमारा pollution, हमारा environment में जो gases present है, हमारा oxygen level कम हो रहा है, and we people are suffering. Okay? All right. Coming to oxidation and reduction. So these are the few effects of climate change जिसे हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है. All right. Coming back to your science one, oxidation and reduction. Many types of substances give reactions called as oxidation and reduction. अभी oxidation क्या होता है और reduction क्या होता है, इन दोनों words के मतलब हम जानेंगे. Let us learn more about this reaction. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो Mg plus O2 will give you 2MgO. Okay? ये 2 क्यों आया है, हमने equation को balance किया है. Second is carbon plus oxygen will give you carbon dioxide. Manganese plus hydrogen will give you manganese and hydrogen, magnesium hydroxide, and will give you MgH. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. उसके बाद स्टूडेंट्स योर दिस इज मीथे, ये वाला फॉर्मूला मीथेन का. ओके, और यहाँ पे आपको इस तरह से आपको बॉन्डिंग मिलता है. अब ये सब क्या है, इन रिएक्शंस 20, 21 a reactant combines with oxygen. यहाँ पे आपको ऑक्सीजन क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, रिएक्टेंट जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. whereas in 22 ओके एंड 23 यहाँ पे ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑल दीज एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन गैस इज रिमूव्ड. यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे सेपरेट हो गया. ओके, यहाँ का भी हाइड्रोजन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेपरेशन हुआ है हाइड्रोजन का. ठीक है, सो यहाँ पे ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, इन सारी एग्जाम्पल्स को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेस अ हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये आपका डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको इसे अच्छे से याद करना है. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, ओके सॉरी ऑक्सीजन कंबाइन होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑक्सीडेशन समझा सभी को? यस. कोई भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है या लूज होती है प्रोडक्ट के साइड में, तभी हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे. Some oxidation reaction are brought about by use of specific chemical substances. कैसे? For example, ethyl alcohol. OH का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? OH जब ज्वाइन होता है तो ये अल्कोहल बनाता है, और ये स्टूडेंट्स आपका इथाइल का फॉर्मूला है, इथेन का फॉर्मूला है. ये दोनों कंबाइन होके बनता है इथाइल अल्कोहल. ठीक है, CH3 CH2. मीथेन का फॉर्मूला किसी को पता है क्या है?
व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मीथेन स्टूडेंट्स? मीथेन का, ये तो इथेन का हो गया, मीथेन। एनीबडी? नोबडी? मीथेन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ओके, मीथेन आपका बनता है CH4। दिस इज फॉर्मूला फॉर योर मीथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है? इथेन C2H6। यहाँ पे एक ऐड हो गया तो यहाँ पे दो ऐड होगा। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन, सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं बच्चा। चलो हम यहाँ पे आते हैं। इथाइल अल्कोहल को हमने ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने रिएक्शन करते वक्त हमने ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया। ओके, या फिर हमने लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया इसके प्रेजेंस में, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। ओके, जो कि एसिटिक एसिड है। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हियर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स ऑक्सीजन अवेलेबल। इसके अंदर से ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया इस रिएक्शन में ऐड होने के लिए। अगर ये नहीं लिया तो हमने, अगर ये भी लिया, इसके पास भी ऑक्सीजन है जो रिएक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी हमने एसिड लिया तो हमारे रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। सो ये ऑक्सीजन ऐड होने के बाद रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल जो है, ये इसके साथ रिएक्ट होके chemical substance which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called as oxidants और oxidizing agents। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला, these are oxidizing agents जो अपने ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन को रिएक्शन में ऐड करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके आते हैं ताकि रिएक्शन सक्सेसफुल हो। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? व्हाट इज ऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? यस, नो? फेयरनेस क्रीम की एड पढ़ी है आप लोगों ने? सुना है? उसमें एक वर्ड आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। फेयरनेस क्रीम या ऐसे कोई विंटर क्रीम होते हैं, लोशंस होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स करके वर्ड होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है आपके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन का लॉस बचाना, ऑक्सीजन को बाहर ना निकलने देना। तो वो क्रीम वो काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल बनी रहे, आपके सेल्स में भी ऑक्सीजन की लेवल बनी रहे। दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, coming here, the variety of oxidants are used to bring about controlled oxidation। okay, control environment में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है? ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद पोटेशियम दिस KMNO4, दिस इज कॉल्ड एज, अच्छा नाम है मैं भूल गई। ओके, आई विल कम टू दैट पार्ट। इसके बाद we have this sulfuric acid again. These are commonly used chemical oxidants. Okay, hydrogen peroxide H2O2 is used as mild oxidant. Ozone O3 is also a chemical oxidant, and nascent oxygen is generated by chemical oxidants and it is used for the oxidation reaction. यहाँ पे कुछ oxidation reaction students दिए हैं। O3 में से जब O लॉस होता है तो ऑक्सीजन बन जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से जब O की लॉस होती है तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, O निकलता है। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में और H2SO4 को ऐड करने के बाद आपका पोटेशियम सल्फेट होता है और आपका ये जो है ये आपका ऑक्सीजन बाहर देता है 3 मॉलिक्यूल का, उसके साथ साथ पानी बनता है। ओके, so these are all reactants. So nascent oxygen is a state prior to the formation of O2 molecule. nascent oxygen का मतलब क्या है? जब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने के पहले वाली जो स्टेज होती है,
It is reactive from oxygen and is represented by writing only O symbol. Okay, तो O प्लस O बनने के पहले ये जो सिंगल O होता है इसे हम nascent ऑक्सीजन बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली कंबाइन होके ऑक्सीजन बना नहीं है, O2 नहीं बना है. Is that clear? Any doubts so far, students? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ? Clear? No doubts. ठीक है. Students, I hope I am not going fast. ठीक है. Now we have just seen that potassium permanganate is chemical oxidant. हमने ये देखा हमारा ये जो potassium permanganate है वो chemical oxidant है. Now have a look at the following reaction. Okay? यहाँ पे students potassium permanganate, okay, plus आपका iron sulfide प्लस आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको मिला के क्या बना है? K2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट आपका K2 पोटेशियम ने SO4 के साथ रिएक्ट किया, आपके मैग्नीशियम ने भी SO4 के साथ रिएक्ट किया. ठीक है, और आपका जो फेरस है Fe2SO4, ये जो है आयरन सल्फाइड प्लस वाटर का मॉलिक्यूल. ठीक है, which compound is oxidized by KMnO4 in the presence of acid in this reaction? So of course it is FeSO4. Okay, सब अपने अपने कंबाइन करके FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया. ऑक्सीडाइज कर दिया मतलब उसको आइसोलेट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे here FeSO4 is transformed into Fe2SO4. Let us now see how this conversion is an oxidation reaction. किस तरह से हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो हम देखेंगे. अभी उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अक्खा का अक्खा ये FeSO4 का मॉलिक्यूल इसको हम आइसोलेट करके सेपरेट लेके आएंगे. ठीक है, हमने इस कंपाउंड को सेपरेट ला दिया. यहाँ पे Fe का मॉलिक्यूल है, इसमें S का है और O का है. ठीक है, ये सारे यहाँ पे है. अब हम क्या करेंगे? इसको सेपरेटली हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. जब हम इसे सेपरेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बैलेंसिंग के टाइम पे हमें मिलेगा 2 FeSO4 और यहाँ पे बनेगा Fe2SO4. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, जस्ट अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे आयोनिक रिएक्शन के तौर पे आयंस के हिसाब से कैसा रिएक्शन बनेगा? तो हम यहाँ पे आयोनिक के तौर पे क्या बनेगा? Fe है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड और SO4 है आपका नेगेटिवली चार्ज. Fe में सारे पॉजिटिव आयंस हैं और SO4 में स्टूडेंट्स आपके हैं नेगेटिव आयंस. ठीक है, तो हमने इसको आयोनिक चार्जेस दे दिए. तो हमने यहाँ पे देखा है Fe और 3SO4 इस तरह से चार्ज बांटते हैं. इससे हमें ये पता चलता है the net change taking place in above conversation is shown by the net ionic reaction as given below. Okay, यहाँ पे हमने क्या देखा है? ये जो फेरस है Fe2 है, जब Fe के पास 2 होता है तो फेरस होता है. जब Fe3 बन गया तो ये फेरिक हो गया. ओके, एक और इसके पास आयन ऐड हो गया, आयन इसका. ओके, एक और आयन का ऐड हो गया, फेरस का आयन ऐड हो गया. तो फेरस से जब इसके पास 2 रहेगा तो फेरस होगा, जब इसके पास 3 आ जाएगा तो फेरिक बन जाएगा. एवरीवन क्लियर? समझा स्टूडेंट्स? ओके, आई विल जस्ट इरेज दिस ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, क्लियर, ग्रेट. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ. जब नेट चार्ज हम नेट चेंज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आयोन्स में चेंज होता है. आयन्स मतलब आयन नहीं, आयरन नहीं, आयोन्स. आयोन्स मतलब पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये वाला आयन इसके अंदर चेंज होता है. जब इसके अंदर चेंज होता है तो अगर आपके आयन IRON, आयन मतलब फेरस, फेरस के पास आपका 2 होता है तो ये इसका नाम बन जाता है फेरस. अगर इसके साथ एक और ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, तो इसका नाम बनेगा फेरिक. ओके, इसका नाम बनेगा फेरिक. सो फार क्लियर? ठीक है. This net ionic reaction represent the oxidation brought about by potassium permanganate. When ferric ion is formed from ferrous ion, the positive charge is increased. जैसे कि यहाँ पे 2 के पास पॉजिटिव चार्ज था, ये 3 बन गया और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया.
ओके, कितने से इंक्रीज हो गया? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितना इंक्रीज हो गया? कितने नंबर का इंक्रीज हो गया? यस स्टूडेंट्स, अविघ्ना, मैत्रेय, अनुज, धीरज, हर्ष, कितने नंबर से इंक्रीज हो गया? जब 2 से वो 3 में बना, फेरस से फेरिक में बना, तो कितना इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स? वेरी गुड। सो उसे हम बोलते हैं 1 यूनिट। ओके, वी कॉल इट एज 1 यूनिट। Yes, Dheeraj. Yes, Maitreya. While this happens, the ferrous ion loses 1 electron. Okay. और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है फेरस, तो फेरिक में एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है. फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, विच इज ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो हमने यहाँ से एक और डेफिनेशन पढ़ा है ऑक्सीडेशन का. अपार्ट फ्रॉम एडिंग ऑक्सीजन एंड लूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है, एक और डेफिनेशन सामने आ गया कि ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स. जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके, खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हम उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल सकते हैं. ठीक है, लुक एट द केमिकल इक्वेशन नंबर 6. What is the type of the reaction which is वनस्पति घी formed by the vegetable oil? ठीक है, तो उसको हम जाके देखेंगे अभी. इक्वेशन नंबर 6 स्टूडेंट्स, लेट मी नो हम लोग वहां पे पहुंचे. इक्वेशन नंबर 6 बहुत पीछे है. हाँ जी, ये वाला वनस्पति घी वाला इक्वेशन. यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजन की गैस है, निकल का कैटलिस्ट है और 60 डिग्री का टेम्परेचर है. तो हमको ये पूरा का पूरा वनस्पति घी बना के मिल गया. ठीक है, वनस्पति घी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो वेजिटेबल ऑयल से या प्लांट से बनता है उसे हम वनस्पति घी बोलते हैं. ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. 6 वाला रिएक्शन देख लिया हमने, अभी हम यहाँ पे आते हैं. The chemical reaction in which reactants gain hydrogen are called reduction. तो हमने वनस्पति घी में देखा कि वनस्पति घी वेजिटेबल ऑयल जो था उसने हाइड्रोजन को गेन किया, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया है कि नहीं? यस और नो? तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन. ओके, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गेन हाइड्रोजन is called as reduction. Okay, similarly the reaction in which a reactant loses oxygen to form the product is also called reduction. Okay, reduction में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा. आपके ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया था और हाइड्रोजन बाहर गया था, बराबर. आपके रिडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन गेन हो जाएगा. Everybody clear with oxidation and reduction? Easy to understand? याद रहेगा बोर्ड के एंड तक? ओके ओके, ग्रेट. सो इसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं. अब आते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स के पास. द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिडक्टेंट. जैसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं वैसे रिडक्टेंट भी होते हैं. जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं. ठीक है, सो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, अ रेडिश कलर लेयर ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड. ओके, कॉपर ऑक्साइड को लिया है हमने, हाइड्रोजन की गैस ऐड कर दी है, तो हमारा कॉपर सेपरेट हो जाएगा और H2O का वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा. ठीक है, तो कॉपर सेपरेट हो गया और पानी का मॉलिक्यूल बन गया. Which is the reductant in this reaction and which one reacts as undergone the reduction? So this is our reduction. Okay, in this reaction an oxygen atom goes away from Cu. ये ऑक्सीजन जो है reduce हो जाता है. Okay, which means that reduction of copper oxides takes place, whereas hydrogen molecule takes up oxygen atom and forms water molecule. Okay, that is oxidization of hydrogen takes place. ठीक है, कॉपर रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया. ओके, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है? और ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, बराबर. और
रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का छूट जाना। तो कॉपर ऑक्साइड में से रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन के पास ऐड हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम इसका कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। जब ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन दोनों साथ में होता है तो क्या बनता है। ठीक है, the reductant is oxidized by oxidant and oxidant is reduced by reductant। ओके, जब रिडक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ यानी कि ये जो है ऑक्सीडाइज हुआ मतलब इसका ऑक्सीजन छूट गया। ओके, और ऑक्सीडेंट जो था उसको ऑक्सीजन मिल गया यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की एडिशन हो गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली हुआ ना, रिडक्टेंट भी हुआ ऑक्सीडाइजिंग भी हुआ। तो ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन a single term redox reaction is used in this place। ओके, जहां पे दोनों भी रिएक्शंस होते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज रिडॉक्स? यहाँ पे आपका दोनों साइमल्टेनियसली हुआ। कॉपर से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के पास चला गया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, कॉपर यहाँ पे आइसोलेट हो गया और हाइड्रोजन गेन हो गया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एवरीबॉडी क्लियर विद रिडॉक्स रिएक्शन? कोई दिक्कत है यहाँ तक स्टूडेंट्स? क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है प्लस SO2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सल्फर की गैस ये जो है सल्फर की पाउडर नीचे बैठ गई है, दिस इज प्रेसिपिटेट, और पानी का मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और HCl है, तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन ने रिएक्ट कर लिया और पानी का मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे, और एक क्लोरीन की गैस भी इवॉल्व हो गई। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेंट्स या रिडक्शन। ओके, इसमें से कौन सा स्टूडेंट्स ऑक्सीडेंट्स है और कौन सा रिडक्शन है? इक्वेशन नंबर 27, 28 फाइंड आउट करो। ओके, now luster of the surface of aluminum utensils in the house is lost after few days। why does it happen? ओके, ये आपको फाइंड आउट करके स्टूडेंट्स मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना है। आपके घर में एल्यूमिनियम के वेसल्स है, उसमें से उसकी जो शाइन है एल्यूमिनियम की, जब नए वेसल लाते हैं तब शाइन होती है, और जब अपने वेसल पुराने हो जाते हैं तो एल्यूमिनियम की शाइन डल के होती है। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है नेक्स्ट सेशन में। सो इसका हम आपको हिंट भी दे देते हैं। व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम or an ion increases or the negative charge on them decreases is called as oxidation। okay? Oxidation में क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज एटम ओके या फिर आयन का इंक्रीजेस और नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज घटेगा, दोनों में से एक चीज होगी, हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब भी आपका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो हम इसे बोलेंगे रिडक्शन। एवरीबडी अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयन का एग्जाम्पल दिया है, आयरन का। यहाँ पे ये ऑक्सीडेंट हो गया तो ये बना FeO, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया ये बना आयन ऑक्साइड। ठीक है, दोबारा इसके अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो ये बना फेरस डाइऑक्साइड। अब इसमें रिडक्शन हो गया यानी कि ऑक्सीजन निकल गया, तो दोबारा से बना FeO, इसके में से और ऑक्सीजन निकल गया तो दोबारा से बना Fe। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ऐड होते गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन माइनस होते गया। एवरीबडी अंडरस्टूड? इसलिए इसे रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दिया है। ओके, ठीक है। अ रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, जिसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, हमारे सेल्स ब्रीथ कर पाते हैं। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड
cytochrome, that is C oxidase, helps to transport the electron to bring about this reaction. हमारे सेल में एक साइटोक्रोम करके है, सी ऑक्सीडेज होता है, वो एंजाइम का नाम है. थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था. हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज, हमारी किडनीज, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, ओके, ये सारे एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं. ओके, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी एंजाइम सिक्रीट करता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें. ठीक है, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन से ही सिक्रीट होते हैं या केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं. उसमें से एक एंजाइम है साइटोक्रोम, जो कि हमें हमारी सेल्स को रिस्पायर, हमारी सेल्स को ब्रीथ करने में हेल्प करता है. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? शैल वी गो टू अनदर पार्ट, कोरोशन. ठीक है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा तो चलेगा आप लोगों को. विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड विल वाइंड अप. इज दैट ओके विद एवरीबडी? जस्ट 2 ही टॉपिक बचे हैं, है ना? हम इसको कंप्लीट करके फिर वाइंड अप कर देते हैं. जस्ट few more minutes you'll have to extend. ठीक है, thank you. All right, corrosion. corrosion का मतलब कोई बता सकता है लोकल टर्म में क्या बोलते हैं? Yes students, what do you mean by corrosion? करोजन का मतलब आप लोकल वर्ड यूज करो, कोई जनरल वर्ड यूज करो, मराठी, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में. करोजन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल भी दे सकते हो स्टूडेंट्स. यस, बोलो बोलो जल्दी. आई एम वेटिंग, वी कैन नॉट वेट फॉर लॉन्गर टाइम. कोरोजन क्या होता है? इस कोरोजन वर्ड को हम कब यूज करते हैं? धीरज, मैत्रेय, अविघ्ना, अनुज, हर्ष, आप लोग कहीं मुझे म्यूट पे छोड़ के पबजी तो नहीं खेल रहे हो? नहीं तो फिर बताओ करोजन. गंज, वेरी गुड धीरज एंड मैत्रेय. ओके, गंज, गंज पकड़नी. ओके, सड़ जाना किसी भी चीज का, या किसी भी चीज को जंग गंज पकड़ जाना. ठीक है, उसे हम कोरोजन बोलते हैं. अभी ये जो करोजन होता है ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस खुशी में होता है, कौन से स्टेट्स में होता है, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सा रिएक्शन होता है, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. खास करके जब आपका ऑक्सीजन के साथ या आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो. रेडिंग, यस, रेडिंग ऑफ इट, रस्टिंग, रस्टिंग, वेरी गुड मैत्रेय. किसी भी चीज को रस्ट पकड़ जाना. ओके, खास करके 2 चीजों में होता है. एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एक तो आपका वाटर मॉलिक्यूल या फिर मॉइस्चर होता है, वो भी एक तरह का वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसके प्रेजेंस में होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपैरेटस लेंगे. एक बार हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे एक एक्सपेरिमेंट को लेके. हमें 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है एक साइज की. उसके अंदर है ना 4 एक जैसे नेल्स डालने हैं, किल्ले डालने हैं. ओके, आपल्याला ह्याच्यामध्ये ना वेगवेगळे 4 खिळे टाकायचे. आता हे खिळे जे आहेत ते लोखंडाचे असले पाहिजे. हे लोखंडाचे खिळे जे आहेत त्याला टाकल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, आपण रबर कॉक एक यूज करणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये केमिकल्स जे आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये एक आहे एनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराइड, ऑइल, बॉइल्ड वॉटर एक्सेट्रा. हे झालं. आता हे सगळं आपण जमा केल्यानंतर प्रोसिजर, पहिले 4 टेस्ट ट्यूब्स जे आहेत तुम्हाला टेस्ट ट्यूब स्टँड वरती प्लेस करायचे. तर आपल्याकडे एक टेस्ट ट्यूब स्टँड आहे असा, तर त्याच्यावरती आपल्याला 4 टेस्ट ट्यूब व्यवस्थित प्लेस करून घ्यायचे. ओके, सो दिस इज आवर टेस्ट ट्यूब स्टैंड. तो हमने यहाँ पे चारों टेस्ट ट्यूब को अच्छे से प्लेस कर रखा. इसके बाद हमें क्या करना है, हमको बॉइल वाटर लेना है 1 टेस्ट ट्यूब में एंड पुट एन ऑयल लेयर ऑन इट. हमको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉइल वाटर डालना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बॉइल वाटर डाला है, और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल का लेयर डालना है.
ठीक है, ऑब्वियसली आपका पानी नीचे सेटल होगा और ऑयल ऊपर फ्लोट होगा। ठीक है, टेक सम सॉल्ट वाटर इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब। दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है लेकिन इसके अंदर सॉल्ट ऐड करनी है। ठीक है, लेट देयर बी ओनली एयर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ एयर यूज करेंगे, इसमें ना कुछ मिलाएंगे, कुछ नहीं। एंड टेक सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन फोर्थ टेस्ट ट्यूब। चौथे टेस्ट ट्यूब में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और एयर दोनों का कॉम्बिनेशन डाला है। एक पाउडर डाली है, नेल तो है ही, और एयर है इसके अंदर। ठीक है, प्लेस अ स्मॉल आयरन नेल इन एवरी टेस्ट ट्यूब, जो हमने ऑलरेडी प्लेस कर रखे हैं। क्लोज द फोर्थ टेस्ट ट्यूब विथ रबर क्रॉप। हमने क्या किया, जहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है उसको हमने मस्त से रबर कॉक के साथ हमने फिट कर दिया है। ठीक है, लेट ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब्स रिमेन अनअटेंडेड फॉर फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि कुछ दिन हो गए, लेट्स से हमारे 1 हफ्ते हो गए या 15 दिन हो गए, वी विल ऑब्जर्व ऑल द 4 टेस्ट ट्यूब्स। कुछ दिनों के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, विच टेस्ट ट्यूब्स हैड द नेल्स एज बिफोर। जैसे हमने पहला नेल लिया था बिना गंज का, बिना जंग का, वो रहेगा उसमें या नहीं रहेगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। स्टूडेंट्स, इससे हमने क्या ये किया है, प्रेडिक्ट किया है, पानी और हवा दोनों भी जरूरी होते हैं किसी चीज को सड़ाने के लिए। द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। जहाँ पे नमक प्रेजेंट हो वहां पे रस्टिंग बहुत ही क्विक होती है। म्हणून समुद्र किनारी जेवढे तुम्ही हे बघतात ना, धक्के बघतात, धक्के एज इन लाइक फेरी जो होता है वहां पे, ओके, जहाँ पे बोट रुकती है, तो आपने देखा रहेगा वहां पे पूरा रस्ट पकड़ा हुआ रहता है। वहां के ब्रिजेस भी रस्ट पकड़े हुए रहते हैं, है ना। वहां पे आपके जो एंकर्स होते हैं वो भी रस्ट पकड़े हुए होते हैं, क्योंकि वहां पे सॉल्ट वाटर होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट में सबसे ज्यादा रस्ट पकड़ने के चांसेस हाई होते हैं। Have you seen effect of redox reaction in your everyday life? The new vehicles look shiny. On the contrary of old vehicles look dull. जब हम नई गाड़ी लेके आते हैं तो शाइनी लगते हैं, उसे अगर कुछ साल यूज करो तो एकदम डल हो जाते हैं, पता है। फिर हम उसको सर्विसिंग में देते हैं, उसकी मरम्मत करवाते हैं, है ना। त्याला आपण कलरिंग करवतो, त्याला आपण कोटिंग करवतो, त्याच्यानंतर त्याला आपण सगळी सर्व्हिसिंग करून त्याचं क्लिअर वगैरे करवतो, ऑइल चेंज करवतो, बरोबर की नाही। आणि बाहेरून त्याला आपण थोडे ग्राफिक्स वगैरे लावतो किंवा आपण त्याला पेंट करवतो। A certain type of reddish color solid layer collects on the metallic surfaces. तर तुमच्या जेवढ्या पण मेटल सर्फेसेस आहेत त्याच्यावरती एक रेड कलरचं सॉलिड लेयर बनतो किंवा त्याच्यावरती अकोमोडेट होतो। दिस लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट। ह्याला आपण काय म्हणतो, रस्ट म्हणतो। इट्स केमिकल फॉर्म्युला इज FeO3 into H2O, म्हणजे फेरस ऑक्साइड इंटू वॉटर, हे दोन्ही मिळून आपलं रस्ट बनतं। ह्याचा केमिकल फॉर्म्युला आहे। ओके, रस्ट किंवा गंज जो आहे तो फक्त लोखंडाच्या वस्तूंना पकडतो। ओके, गंज जो आहे तो फक्त लोखंडाच्या वस्तूंनाच पकडतो। इथपर्यंत सगळ्यांना समजलेलं आहे का? कोणाला इकडे कुठलीही शंका आहे किंवा कन्फ्युजन आहे? ओके, क्लिअर, ऑल राईट, क्लिअर। बरं, त्याच्यानंतर द रस्ट ऑन आयर्न डज नॉट फॉर्म बाय अ सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सिजन विथ आयर्न सरफेस. द रस्ट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. ओके, जो गंज पकडतो किंवा जे पण रिएक्शन होतं गंज पकडण्यामध्ये, त्या प्रोसेसला आपण सिंपल प्रोसेस नाही बोलू शकत. असं नाही की आपलं लोखंड घेतलं त्याच्यावरती ऑक्सिजन बसलं आणि गंज पकडला नाही. त्याच्यामध्ये काय होतं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बनतं. ओके, ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स पण इन्व्हॉल्व्ह होतात स्टुडंट्स. एवढं साधं रिएक्शन नाही आहे, म्हणून ह्याला वर्षोनी वर्षो लागतात. आणि तुमचे जेवढे पण जुन्या ब्रिजेस असतील,
जे लोखंडाचे बनलेले आहेत, तुम्ही त्यांना बघणार की ते लगेच वीक पडतात. आतमध्ये पर्यंत तो गंज पोचला तर तुमचे ते ब्रिजेस जे आहेत ते पूर्ण वीक होतात, आतमधून पूर्ण सडून जातात. ओके. डिफरंट रिजन्स ऑन द सर्फेस ऑफ आयन बिकम एनोड अँड कॅथोड. तुमच्या या लोखंडाच्या सरफेसवरती, हा सपोज तुमचा लोखंडाचा सरफेस आहे, इकडे वेरियस रिजन वरती एनोड आणि कॅथोडचं रिॲक्शन होतं. ओके. पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आयन्स जे आहे त्याच्यावरती डिपॉझिट होत जातात. Fe तुमचं पॉझिटिव्ह आहे, इज एनोड रिजन, म्हणजे तुमचं लोखंड आहे ते पॉझिटिव्हली ऍक्ट करतं, आणि ऑक्सिजन आहे ते नेगेटिव्हली ऍक्ट करतो, त्याला आपण म्हणतो कॅथोड रिजन. ओके. हे रिॲक्शन जे आहे ते तिकडे फॉर्म होतं. Fe जे आहे ते सॉलिड स्टेटमध्ये असतं, तर ते रिॲक्ट झाल्यानंतर बनतं Fe एक्वियस स्टेटमध्ये आणि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करतं. ओके. Fe जो है आपका सॉलिड स्टेट में है, वो रिएक्ट होने के बाद एक्वियस बन जाता है, मॉइस्चर जैसा बन जाता है, और अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. ऑन द अदर हैंड ये जो है एनोड पे होता है. ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिव है, इसलिए वो कैथोड पे होता है. एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. आपको ये साइन याद रखनी है. ये साइन है एनोड, यहाँ से ए बनता है एनोड, और कैथोड जो कि माइनस है, यहाँ से सी बनता है कैथोड. याद रहेगा स्टूडेंट सभी को? सभी को याद रहेगा एनोड और कैथोड? ठीक है. यहाँ पे O2 जो है गैसियस स्टेट में होता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है. सो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड and Fe is oxidized. ठीक है. When Fe ions migrate from anode region, they react with water and further get oxidized to form Fe3 plus ion. जो 2 आयन्स है इसके अंदर ऑक्सीजन, एक और आयन ऐड होके Fe3 प्लस आयन होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. इसलिए रेडिश कलर हाइड्रेट ऑक्साइड इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज रस्ट. इसीलिए ये रेडिश कलर का बनता है, क्योंकि हमारा आयन जो है वो रेडिश कलर का सरफेस फॉर्म करता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपका एप्पल. आप लोगों ने एप्पल देखा है ना? अगर आप एप्पल को कट करके थोड़े समय के लिए बाहर रखोगे तो उस पे भी रेडिश कलर का लेयर डिपॉजिट होता है. यस और नो? तो वो भी आपका सड़ना ही हुआ, इसलिए आपको बोला जाता है फ्रेश एप्पल खाओ, क्योंकि एप्पल के अंदर बहुत सारा आयन होता है जो हमारे ब्लड के लिए यूजफुल होता है. ठीक है. आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे. Fe3, अभी ये जो रिएक्शन है Fe3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल गिव अस Fe2O3 प्लस H2. ओके. ये है हमारा रस्ट का फॉर्मूला, गन्स चा फॉर्मूला आहे हा. ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस consecutively resulting in their damage. जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर की गैस है, नाइट्रोजन की गैस है, ठीक है, ये सारे एसिड्स भी प्रेजेंट है. तो ये क्या करते हैं कि मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो कि वो डैमेज फॉर्म करते हैं, एक तरह का डैमेज हो जाता है मेटल. दिस इज कॉल्ड एज कोरोशन. तो कोई भी मेटल जब डैमेज हो जाता है उसको हम बोलते हैं कोरोशन. ओके. कोरोजन ये टर्म है स्टूडेंट्स मेटल्स के लिए, और रस्ट ये टर्म है स्टूडेंट्स आयन के लिए. समझा एवरीबॉडी? मेटल के लिए कोरोजन का टर्म होता है जब आपके मेटल्स एक टाइम के बाद सड़ जाते हैं. सारे मेटल्स, एल्यूमिनियम हो, आपके स्टील हो, कोई भी मेटल, वो करोड़ हो जाते हैं, अंदर से सड़ जाते हैं. और आयन जो है वो रस्ट पकड़ता है. आयन के साथ क्या होता है? रस्ट होता है, एंड अ रेडिश कलर लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट. दिस इज कोरोजन ऑफ आयन. ये एक तरह का कोरोजन है. रस्ट जो है एक तरह का आयन का कोरोजन है. सो कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. कोरोजन जो स्टूडेंट्स होता है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए. जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना रहेगा ना, बहुत बारिश होती है तो पता है बहुत सारे ब्रिजेस गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है. क्यों गिरती है? पहली बात तो पॉलिटिक ही आती है.
वो लोग अच्छी क्वालिटी का सामान तो यूज करते ही नहीं है, ठीक है। उसमें भी जब क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो इजीली आपका जो मेटल है वो करोड़ हो जाएगा, इजीली उसको जंग पकड़ेगा, है ना। और उसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, लाइफ का डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, पैसों का डैमेज होता है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके ये आयन के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉपर के वेसल्स देखे रहेंगे, पित्तल, तांबा, बरोबर, जर्मन, ह्याचे तुम्ही भांडी कुंडी पाहिले असतील तुमच्या आजी आजोबाकडे गावी जाताना, त्याच्यावरती माहिती ग्रीनिश कलरचं रस्ट पकडतं, ग्रीनिश कलरचं करोजन होतं, ग्रीन ग्रीन कलरचं असं डिपॉझिट होतं, बघितलंय ग्रीन आणि व्हाईट कलरचं, ते पण एका प्रकारचं करोजन आहे. How are black silver metals? They are painted greenish and brass metals are clean. Yes, ते पण एका प्रकारचं corrosion आहे. Okay, so we have the last term of this chapter that is called as rancidity. This is the last term. Rancidity का मतलब क्या है? When we use old leftover cooking oil for making food stuff. जैसे कि अगर आप देखोगे काफी सारे जगहों पे पहले ये प्रैक्टिस होती थी, अब नहीं होती है, बट अभी मुझे पता नहीं, बट जहां तक मेरा ख्याल है नहीं होती है. पहले कैसे होता था, हम भजिया वाले के पास जाते थे, मस्तपैकी आपण त्यांना सांगायचो कांदे भजी आणि हे द्या, बटाटा भजी द्या. भजी घरी आणली आणि खाल्ली की आपल्याला ऍसिडिटी व्हायची. ओके, ती का म्हणून व्हायची, कारण की ते लेफ्ट ओव्हर जे तेल असतं ते यूज करायचे. आता तर नाही यूज करत काही ठिकाणी. ओके, ते लेफ्ट ओव्हर तेल जे आहे, ऑइल जे आहे, ते काय होतं, त्याच्यामध्ये खूप सारा ओडर जनरेट होतं, त्याच्यामध्ये सुद्धा केमिकल रिॲक्शन्स होतात. ओके, जसं की आजचं तेल तुम्ही उद्यापर्यंत वापरलं तर बरं आहे, पण उद्याचं परवा, एरवा, तेरवा, दॅट शुड नॉट बी डन. Okay, so when we use old leftover cooking oil for making food stuff, it is found to have foul odor, which is called as rancidity. Okay? So if food is cooked in such oil, its taste also changes. When the oil or ghee is left aside for a long time, or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid. Okay? म्हणून तळलेल्या गोष्टी लगेच कन्झ्युम करतात, बरोबर. आणि तळलेल्या गोष्टीला जास्त वेळ आपण ठेवत नाही. तुम्ही आज भजी आणून तुम्ही एक आठवड्यानंतर खाणार का? आज भजिया लाके, पकोड़े लाके, क्या आप एक हफ्ते बाद खाओगे उसको? उसका टेस्ट भी नेवर. ऑल राइट, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसके अंदर एक फोल ओडर जनरेट होने लगती है, गंदा स्मेल, क्योंकि उसके अंदर एयर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ एयर जो है ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, ऑक्सीजन इन एयर जो है वो आपके ऑयल के साथ रिएक्ट करता है. ओके, इसी टर्म को बोलते हैं रैंसिडिटी. सो रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन द ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन reaction of foodstuff can also be slowed down by storing it in airtight container. तो जसं आपण फराळ बनवतो दिवाळीच्या वेळेला, माहितीये, चिवडा वगैरे बनवतो, त्याला तुमची आई किंवा वडील एअरटाईट कंटेनर मध्ये स्टोर करतात आणि तुम्हाला सांगतात ना, जेवढं पाहिजे तेवढं प्लेट मध्ये काढून घे आणि त्या डब्याला झाकण परत लावा, बरोबर. दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस देर इज नो ऑक्सिडेशन and there is no foul smell developing. So all these things have been placed in airtight container जिसमें air enter करके आपका उसकी खुशबू को गंदा ना करे. This term is called as rancidity. Everybody clear? और rancidity का जो प्रॉब्लम है हमारे पेट में, उसको टालने के लिए या उसको खत्म करने के लिए हम एसिडिटी वाले टैबलेट यूज करते हैं, इनो या जेल्यूसिल ऐसे यूज करते हैं. Okay, students, I hope you can solve these correct options. Just give it a try. इसमें कोई आपको दिक्कत होती है, let me know in next session. We will solve it. Okay? These are pretty easy. Just go through your terms. एक बार textbook go through करो, अच्छे से read करो और फिर बाद में आप exercise solve करो. Okay? अगर कोई दिक्कत होती है यहाँ पे, if you do not understand any part, do let me know. I'll clear your doubts.
Okay, so shall we stop here? With this we are completing our chapter number, कौन सा था ये? 3. Okay, next time we will begin with our chapter number 4. Okay, chalo students, you may, let's wind up. Happy Janmashtami to everybody once again. Enjoy. Bye bye. Take care. Bye bye bye.